नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कुछ महीनों से कोरोना का नाम हम भूल से गए थे और यही भूल हमारी बड़ी भूल साबित हो सकती है। जैसे चीन में हुआ, जहां कोरोना को पहले काबू तो किया गया, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी सी ढील दी गई तो कोरोना काबू से ऐसा बेकाबू हुआ कि आज चीन में कोरोना की महासुनामी आ गई है, जिसको लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। आखिर कैसे है कोरोना से चीन के हालात और उनको लेकर दुनिया और भारत की आखिर क्या तैयारी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर से चीन में उठी कोरोना की महालहर दुनिया में पहुंचेगी। क्या फिर से दुनिया में आ रहा है कोरोना का संकट। वायरस को लेकर फिर से किस तरह रहना होगा अलर्ट। इस बार कितना ताकतवर हुआ कोरोना का वायरस। कोरोना से लड़ने के लिए अब की बार हम कितने तैयार। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चीन के हाल बयां करती एक खास रिपोर्ट। लाशों के अंबार की ये तस्वीरें देखिए। चीन में कोरोना से हाहाकार देखिए। जिस देश को कोरोना वायरस का जनक कहा जाता है, वही देश आज उस वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। बेड नहीं है, फर्श पर इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी हो गई है और देश में दवा और ऑक्सीजन का संकट गहराने लगा है। मरने वालों की संख्या रोजाना हजारों में पहुंच गई है। कब्रिस्तान में भी अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लगी हुई हैं। ये वही नजारा है जैसे दूसरी लहर के वक्त भारत में था। भारत तो इस संकट से उबर गया था, लेकिन शायद ही चीन इस मुसीबत से बच पाए, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले 90 दिन चीन के लिए बेहद खौफनाक होने वाले हैं, जहां 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी कोरोना के चपेट में होगी और 50 से 60 लोग इस वायरस के चलते मौत के मुंह में समा सकते हैं। लेकिन चीन का यह संकट सिर्फ चीन का नहीं, बल्कि इस संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और यहीं से वैश्विक आर्थिक मंदी की एक वजह पैदा हो सकती है, क्योंकि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिससे आधी दुनिया जुड़ी हुई है और चीन पर आई कोरोना की सुनामी से दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। इन सब के बीच भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाए, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही राज्यों ने भी कोरोना को लेकर कमर कस ली है। खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। वहीं भारत में कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन का मानना है कि हालात पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पैनिक होने वाले हालात नहीं हैं, क्योंकि यहाँ आबादी के काफी बड़े तबके को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वायरस की कोई सीमाएं नहीं होती और उसको फैलने में ना ज़्यादा परेशानी होती है, ना ज़्यादा समय लगता है। और इसका लाभ यूँ हुआ कि एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। बहरहाल चीन में कोरोना महामारी के केस बढ़ने पर पूरी दुनिया ने चिंता जाहिर की है, जहां अमेरिका ने कहा है कि चीन में वायरस आग की तरह फैल रहा है और इससे हर किसी को खतरा हो सकता है। वहीं भारत में चीन से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोकने की मांग की गई है। फिलहाल सरकार ने कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाए, लेकिन कोरोना न फैल पाए इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। ET नाउ स्वदेश।
चलिए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें पड़ोसी देशों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित नजर आई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा सतर्क रहने और कोविड नीति को और प्रभावी तरह से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना को लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। ये भी फैसला लिया गया कि आज से एयरपोर्ट पर दूसरे देशों से आने जाने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू होगी। और इस बैठक में क्या कुछ आज हुआ है, क्या क्या दिशा निर्देश निकल कर आए हैं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं, जो अहम बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या क्या दिशा निर्देश निकल कर आए हैं? दुनिया के कई देशों में, विशेषकर चाइना में जिस तरीके से कोविड मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, भारत सरकार उससे चिंतित है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम समीक्षा बैठक करी इसी मसले पर। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की और इसमें अहम स्टेक होल्डर मसलन ICMR, नीति आयोग भी शामिल थे। सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में स्थिति नियंत्रित है और वो किसी भी परिस्थिति के अनुरूप फैसला लेने के लिए, कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा लोगों से अपील की जाती है कि वो कोविड के लिए जो जरूरी नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। मसलन अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो जाते हैं तो फेस मास्क लगाएं, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एविएशन सेक्टर के लिए कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं जारी की जा रही है, लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि सरकार इस वक्त जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, मसलन जो हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों से आ रही है, उसको लेकर के वो अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। वहां पे जो हवाई मुसाफिर हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह किया जा रहा है और अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फिर कोविड के लिए जो गाइडलाइंस है उसके तहत उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी सरकार ने चिंता जताई है कि कोविड बूस्टर डोज अभी तक महज 26-27% ही एलिजिबल पॉपुलेशन को लग पाई है और अपील ये की गई है कि कोविड बूस्टर डोज जो है वो जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है, विशेषकर जो सीनियर सिटीजन है, वो कोविड बूस्टर डोज लगवा लें। तो ये अहम बैठक के बाद में फैसला लिया गया है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए यह भी फैसला लिया है कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी, ताकि जैसी जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से वो वक्त के हिसाब से वो फैसला ले पाए। तो कोविड को लेकर के सरकार ने चिंता जरूर जाहिर की है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है और सरकार जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के लिए सक्षम है। शुक्रिया समीर, तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। तो इस शो का मकसद भी यही है, हम आपको घबराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस आगाह कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, कितनी गंभीर है ये स्थिति, पहले इसको भी भांपना होगा। खास मेहमान हमारे साथ इसको लेकर शो पे जुड़ गए हैं, डॉक्टर वसंतपुरम रवि, यूरोलॉजिस्ट, हेड R&D टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। हमारे साथ डॉक्टर भरत जुगियासी, हेड क्रिटिकल केयर एट रिलायंस हॉस्पिटल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर रवि, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अब हमने देखा कि चाइना में ऑलरेडी कोविड केसेस थे, अब उन्होंने धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर दिया है और BF7 जैसे वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं जो भारत में भी पाया गया है। अब यहाँ पर गाइडलाइंस भी आ गई है कि एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग होगी, चेकिंग होगी। तो क्या ये दिक्कत अब बढ़ने लग गई है? क्या टेंशन की बात है? क्या एक बार फिर से हम कोरोना जैसे पहले हमने देखा था, पहली वेव, सेकंड वेव, अब वापस से उस तरह का डर क्या आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे देखते हैं आप इस नए वेरिएंट को? धन्यवाद कविता जी। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत में हर देश देखिए तो आप, भारत में वैक्सीनेशन टीका 90% के ज्यादा दिए हुए हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा हमारा काफी लोग को कोविड से एक्सपोजर हो चुके हैं। सो ये दोनों मिला के हम कहते हैं टेक्निकली हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी वजह से हमको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सावधान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ओमाइक्रॉन लीनिएजेस हर रोज डिटेक्ट हो रहा है वो ज्यादा तेज से फैलती है। तो इसीलिए हम अभी दोबारा कोविड नियमन को पालन करना है, जैसे मास्किंग है, हैंड सैनिटाइजिंग है,
और अवॉइडिंग क्राउड्स, ऐसा करना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट है कि हमारा देश में अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट हुआ है। इसी वजह से हम तेज से हम ये नया वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टाटा एमडी तरफ से हम पिछले साल एक नया दुनिया में एक पहली बार नया टेस्ट निकली है, उसका नाम है ओमिश्योर। ये ओमिक्रॉन हर वेरिएंट्स को डिटेक्ट करता है। उसके अलावा दूसरा वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रवि, क्योंकि आप वीरोलॉजिस्ट हैं, तो BF7 क्या ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है? यस। ओके, और ये कितना खतरनाक है? खतरनाक तो देखिए, जिस लोगों को टीका लगवाया है और ऑलरेडी कोविड आ चुका है, इसमें ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। जिस लोगों को इम्यूनिटी नहीं है, वो हर SARS-CoV-2 पहले आता था, उस तरह डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। एंड स्पेशली एल्डरली विथ कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उन लोगों ने इफ दे हैव नॉट टेकन वैक्सीन, उस लोगों में डिजीज सीवियर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कही यहाँ पे डॉक्टर रवि, और इसी बात को मैं डॉक्टर भरत के साथ भी आगे ले जाना चाहूंगी। आपने कहा कि लोग वैक्सीनेटेड है, लेकिन वैक्सीनेशन को भी बहुत समय हो गया है। उसके बाद बूस्टर डोज लगाने का भी एक मौसम आया जो कि लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, और हमने देखा डॉक्टर भरत कितने लोगों ने यहाँ पर बूस्टर डोज भी लगवाए हैं। अब ऐसे माहौल में अगर आप कह रहे हैं कि लोगों के पास अभी भी इम्यूनिटी है और जो वैक्सीन लिया था, सिंगल डोज ली, डबल डोज ली, भले ही वो 90% जनता ने ली है, आबादी ने ली है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी तो कम हुआ है ना, क्योंकि वो 6 से 8 महीने ही चलेगा उसका असर। उसके बाद बूस्टर डोज आई, वो तो लोगों ने और भी कम ली है। तो ओवरऑल हम क्या ये बोल सकते हैं कि अब जीरो इम्यूनिटी में हम काम कर रहे हैं डॉक्टर भरत? नहीं, पहले तो इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी रहता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, जैसे हमने वैक्सीन ली, और दूसरा एक रहता है टी सेल इम्यूनेटेड मेडिएटेड, जो हमारे अंदर मेमोरी सेल्स में रहती है हमेशा के लिए। तो जैसे डॉक्टर रवि ने बात किया, किसी को इन्फेक्शन हुआ या किसी ने वैक्सीन लिया तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो जब भी हमको इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीबॉडी इमीडिएटली तैयार है एक्ट करने के लिए। जैसे आपने अभी सही बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट, एंटीबायोटिक का जो डोजेज है बॉडी के अंदर, वो कम होते जाता है एंड इट माइट कम टू द 0 लेवल एज वेल। लेकिन अंदर जो मेमोरी सेल्स के पास है इम्यूनिटी रहती है, तो जैसे ही ट्रिगर आएगा, एंटीजन आएगा, वो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, वापस से बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और इन्फेक्शन फाइट होगा। फर्क सिर्फ इतना है, जब एंटीबॉडी तैयार रहती है तो मे बी इमीडिएटली रेस्पॉन्स आता है कि कुछ लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा कि पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी तो 1-2 दिन आपको फीवर रहेगा, फिर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। तो मेमोरी सेल्स में तो इम्यूनिटी बिल्ड हुई रहती है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ऐसा है कि अभी जो चाइना से रिपोर्ट आ रही है उसके 3 रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली चाइना ने 3 साल तक 0 कोविड पॉलिसी चलाई थी, तो उन्होंने सडन ओपन किया, तो एक्सपोजर इतना नहीं है जैसे इंडिया में था। वैक्सीनेशन चाइना की पुअर है एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड स्पेशली बूस्टर डोजेज एल्डरली में नहीं हुए। तीसरा जो ये नया वेरिएंट आ रहा है XBB, हम जिसको जो बोल रहे हैं, वो वेरिएंट का अभी भी हमको पता नहीं को चाइना में विरुलेंट है इसलिए कि मे बी उनका एक्सपोजर कम था या सही में विरुलेंट है। तो 2 टाइप के वायरसेस रहते हैं, मतलब एक विरुलेंट जिसको आप बोलते हैं घातक, खतरनाक, एक इन्फेक्शियस जो तेजी से फैलता है। ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलने वाला तो है, लेकिन ये घातक है कि नहीं ये टाइम ही बताएगा। और अगर इसने इम्यूनिटी इवेज की है तो मे बी हमारी ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगी। जो अभी तक एंटीबॉडी, जो अभी तक RT-PCR या जो भी एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल है या जो हमने वैक्सीन है, वो मे बी इफेक्टिव नहीं होगी ये अगर इतना इवेजिव हो चुका है। लेकिन इसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। एज फार एज इंडिया की तैयारी है तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा लर्निंग कर्व है, तो हम सीख चुके हैं कि इसको कैसे डील करना। तो मुझे लगता है वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस इफ एट ऑल अगर ये आ रहा है तो। लेकिन अगर हम देखें चाइना के केसेस को भी डॉक्टर रवि, तो वहाँ पर तो इसी वेरिएंट से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन वहाँ पर काफ़ी कम हुई है और अभी अभी वहाँ पे इकॉनमी खुली है, तो लोगों का एक्सपोजर भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। भारत में क्योंकि अभी हम इम्यूनिटी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो क्या इन्फेक्शन इतने सीवियर हो सकते हैं कि इससे मौतें भी हो सकती हैं?
देखिए कविता जी, जैसे डॉक्टर भरत ने कहा है, एक चाइना ऐसा देश है, वहाँ एक्सपोजर कम था और वैक्सीनेशन भी कम था। ऐसे परिस्थिति में जो भी कोविड वायरस आप इंट्रोड्यूस करेंगे, वो पहला वेव में और डेल्टा वेव में जैसे इंडिया में सीवियर केसेस लगा, वैसे ही पिक्चर होगा चाइना में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी नहीं है, नेदर नेचुरल इम्यूनिटी नॉर अक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। इसीलिए वहाँ सीवियर केसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको। दैट इज द मेन रीजन। एंड एज डॉक्टर भरत सेड, यहाँ घबराने के अब तो जरूरत नहीं है। एंड बिकॉज हमारा पास acquired immunity है, and that will protect and prevent severe disease and death. जैसे हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट इस साल जनवरी फरवरी में हमने देखा था, it caused only a common cold. So that is the reason why we need not worry, but we should exercise caution and follow precautions. चलिए, प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। हमारे साथ एनके गांगुली, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गांगुली, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अब सतर्क आपको रहना चाहिए। और जिस तरह से बैठकें भी हुई हैं मंत्रालय की तरफ से भी यही निकल कर आ रहा है निष्कर्ष के बेहतर होगा कि लोग एक बार फिर से मास्क अप होना शुरू हो जाए। लेकिन अब क्योंकि हम गंभीरता की बात कर रहे हैं और बाकी दोनों डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि किस तरह से भारत एकदम तैयार है अगर केसेस आने शुरू होते हैं, आपसे मैं ग्राउंड लेवल थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, ज़मीनी हकीकत कि इन टर्म्स ऑफ केसेस को संभालना, वैक्सीनेशंस को लेकर, क्योंकि बूस्टर डोज का कुछ खास नंबर नहीं रहा है जो लोगों ने ली है, हम कितने तैयार हैं अगर केसेस भारत में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वडोदरा में हमने देखा कि BF7 वेरिएंट से ग्रसित एक महिला में अंदर सिम्टम्स पाए गए हैं। तो अगर ये मामला बढ़ता है तो किस तरह से हमारी तैयारी अब है? या एक्चुअली भारत में और चाइना में और वर्ल्ड के दूसरे एरियाज में बहुत फर्क है। एक फर्क ये हो गया था कि आप देखिएगा तो चाइना में एक बार 2020 में एक पीक आया था और उसके बाद फ्लैट हो गया था, फिर थोड़ा सा एक छोटा पीक आया था, फिर टोटल फ्लैट हो गया था और अभी इनका नवंबर में से फिर बढ़ा है और नवंबर दिसंबर में एक बड़ा पीक आया है। इनके यहाँ क्या था कि इनकी वैक्सीन इतनी कारगर नहीं थी कि अभी US FDA ने बोला है, उन्होंने परीक्षा की थी, इनकी वैक्सीन वीक थी। फिर इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी चलाया तो ऑलमोस्ट मन में इनके यहाँ न तो किसी को बूस्टर मिला न तो इनकी इम्यूनिटी डेवलप हुई, बिकॉज ओमिक्रॉन का जो दौरा था इनके यहाँ नहीं हुआ। दुनिया में सारी जगह पर, जैसे इंडिया में 67% वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद एक ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा दौरा पड़ा। उस ओमिक्रॉन, वो जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो करता था बट लंग को इतना अफेक्ट नहीं करता था, बट काफी संक्रामक था, सबको करीब करीब इन्फेक्शन हो गया। तो वर्ल्ड ओवर ये दौरा चला तो वर्ल्ड में एक इम्यूनिटी आई और धीरे धीरे टोटल वर्ल्ड में घट गया, बट चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी के कारण ये वहां पर नहीं हो पाया। अब वहां पर उन्होंने जैसे खोला, लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि पूरा लॉकडाउन तो कारगर नहीं है कहीं भी अभी, तो इसलिए वहां पर जोर से एक दौरा आया है। बट वहां पर जो अभी केसेस हैं, जो WHO ट्रैकर है, वो ये दिखा रहा है कि वहां पर 98% माइल्ड है, 0.9% के करीब उनके सीरियस केसेस हो रहे हैं और 2% की डेथ है और रोज 1400 के करीब केस इतने बड़े कंट्री में हो रहा है। तो वहां पर भी ये इतना इस वक्त इतना संक्रामक नहीं है। WHO ट्रैकर एक्चुअली ओनली रिलायबल सोर्स है जहां से आपको पता चलता है। तो इंडिया में अभी सतर्क इसलिए, इंडिया में इन्होंने अभी फिर से सीक्वेंसिंग स्टार्ट की है तो देखने के कि वहाँ की क्लेड यहाँ आ रही, कि जैसे आपने कहा BF.7 है वहाँ अभी जो क्लेड वहाँ चल रहा है, तो ये तो एक हम कर रहे हैं। चाइना से जो ट्रैफिक है उसको हमें थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा
बट हमारे यहाँ जो चिंता की बात है कि अब वैक्सीनेशन की बात कोई कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। हम लोगों के बूस्टर जो लास्ट बूस्टर्स लोगों ने लिया था, हाँ। उसके बाद 7-8-9 महीने हो गए हैं। बिल्कुल सही। बूस्टर ये कोविड का करीब हर साल लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अभी तो अच्छा वैक्सीन आया जिसमें ओमिक्रॉन एडेड है, तो हमको एटलीस्ट अगर हमारे यहाँ पर ये एडेड वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं आई है, बट ये वैक्सीन एक अच्छी वैक्सीन है और इस वक्त वैक्सीन सप्लाईज में कोई कमी नहीं है वर्ल्ड में, तो वी कुड परहैप्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हमें चिंता की कोई बात नहीं। हम चाइना में भी अभी जो सीरियस केसेस हैं वो बहुत कम है। टोटल मौत होल कंट्री में 5,400 कुछ हुआ है। तो जो अखबारों में आ रहा है, टीवी में आ रहा है कि मिलियन इतने लोग मरे हैं, ये बात सही नहीं है। टोटल लोग वहां पर जो मरे थे उसका फिगर दूसरा है, लेकिन इस वक्त 5,400 कुछ की डेथ हुई है और 0.9% सीरियस इन्फेक्शंस है। बट उनकी तैयारी कम थी, उनके हॉस्पिटल की तैयारी कम थी, तो जो हम लोगों ने भोगा था ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वो इस वक्त वो उस दौरे से जा रहे हैं। तो ऐसे में गांगुली साहब, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको इतना ज़्यादा गंभीर नहीं बताया गया है, उसके जितने भी सब वेरिएंट्स आए हैं, और क्योंकि भारत में जो आबादी है वो काफ़ी हद तक वैक्सीनेटेड है, तो जो सिम्टम्स है वो काफ़ी हल्के फुल्के हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोविड टेस्टिंग करा नहीं रहे हैं सर। तो ऐसे में अगर किसी को कोविड है तभी भी पता नहीं चलेगा कि उन्हें इन्फेक्शन है या नहीं है। और आजकल सर्दी जुकाम, बिकॉज मौसम भी बदल रहा है तो लोगों को सर्दी जुकाम भी हो रही है और हर कोई वायरल समझ के ही उसको दवाई ले रहा है, कोई टेस्ट नहीं करा रहा। तो अगर भारत में भी अभी केसेस हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, तो क्या टेस्टिंग आने वाले समय में अनिवार्य की जाएगी? गांगुली जी। या आपने बिल्कुल सही कहा है। हमको अमेरिका से और स्पेन वगैरह से सबक लेनी चाहिए। वहां पर अभी 3 टाइप के इन्फेक्शन हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा हो रहा है, कोविड है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, और आरएसवी हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। ये तीनों इन्फेक्शन जो सीजन के साथ वहां पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक सर्विलेंस स्टार्ट करनी चाहिए कि जिससे कि हमें पता चले कितना, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से, लोगों को जुकाम हो रहा है, जुकाम का मौसम है, तो कोविड है कि इन्फ्लुएंजा है, बच्चों में वो आरएसवी हो सकता है, तो ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ सर्विलेंस में कोताही नहीं करनी चाहिए। वी शुड डू सर्विलेंस, और उससे हमें पता चलेगा। अभी तो कंप्लीट सर्विलेंस पॉपुलेशन की नहीं हो सकती, सेंटिनल सर्विलेंस होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल में जो चीन से लोग आ रहे हैं उनको हमें उसमें हमें सर्विलेंस पूरी करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया सीक्वेंसिंग अब सैंपल की, तो उससे हमें बट जैसे आपने कहा कि ये वेरिएंट आते जाते हैं, वेरिएंट्स में कुछ वेरिएंट्स तगड़े होते हैं, वो थोड़ा सा उधम मचाते हैं लेकिन और सर्कुलेट करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ वेरिएंट धीरे धीरे पीटर ऑफ हो जाते हैं। तो वेरिएंट हमें अनटिल अनलेस वो वेरिएंट स्टैब्लिश हो गया और वो ग्लोबल हो गया, हमें वेरिएंट से उतनी वो नहीं होती, बट हमें सतर्क होकर ट्रैक करना चाहिए। और आजकल हमारे पास टेस्ट है जिससे कि जो म्यूटेंट्स हैं वो स्टेबल म्यूटेंट्स हैं कि नहीं, और वो वी हैव एनिमल टेस्टिंग आल्सो नाउ, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये खतरनाक म्यूटेंट है कि नहीं, स्टैब्लिश होगा कि नहीं, तो उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी भी चेक की जा सकती है। तो साइंस काफी आगे बढ़ गई है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, बट हमें इतने घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये सीजन है, इसमें हमें थोड़ा सा सर्विलेंस स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर भरत, एक सवाल मुझे ये पूछना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स भी हो रहे हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं, उन्होंने बूस्टर डोज भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आप रेगुलरली चेकअप नहीं कर रहे हैं, अगर आप कॉशियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको दिक्कत दे रहा है। अब क्योंकि हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर एक और सब वेरिएंट पाया गया है, तो कितना ज़रूरी है ये कोविड के पोस्ट इफेक्ट्स जिन लोगों को हुए हैं, जिनको लॉन्ग कोविड की सिचुएशन फिलहाल उनके सामने खड़ी हो गई है, कितना उनके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है? कोविड के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, कोविड से जो रिलेटेड लोग बोले जाते हैं ना मैम, इट्स बेसिकली वो एक लेबल बन चुका है। प्रॉब्लम है कि हर एक ने कोविड की वैक्सीन ली हुई है, हर एक को ऑलमोस्ट कोविड हुआ है इंडिया में। तो आप देखोगे किसी को हार्ट अटैक आया तो बोलते हैं इसे कोविड हुआ था इसलिए हार्ट अटैक आया।
किसी को सांस लेने में कभी अस्थमा हुआ तो बोलते थे। लेकिन अगर कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहती थी या तो कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहती थी, इन चीजों का भी पेंडेमिक आया रहता था। एवरीवन वुड हैव बीन एस्थमेटिक, सबको हार्ट अटैक आया रहता था। तो ये जो कोरिलेशन हो रहा है, दिस इज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो वेंटिलेटर पे थे, जो फॉलोअप करते हैं, बिलीव मी, जिनका लंग वॉज 90% डैमेज, आज 3 साल पे हम जब उनका सीटी स्कैन करते हैं, जस्ट हार्डली 5 और 10% ऑफ फाइब्रोसिस लेफ्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कोविड या कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन इमीडिएट इफेक्ट्स हैं नोन, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। कोविड थ्रोम्बोजेनिक डिजीज है, इवन द वैक्सीनेशन। तो फर्स्ट 3 वीक्स या 6 वीक्स में इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार वो सेटल हो गया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं है। इस जस्ट कि लोगों को डायबिटीज होती थी, तो अभी आज मुझे डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो मैं बोलता हूँ मुझे 2 साल पहले कोविड हुआ था इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऑलराइट, चलिए मेरे पास समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन डॉक्टर रवि, मास्क अप करने का तो समय आ ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयां खानी शुरू कर दी थी, बाहर तो आप निकल रहे हैं, भीड़ भड़ाके के इलाके में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि अपने खान पान और बाकी तमाम हाइजीन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए? अब जरूर देना चाहिए, क्योंकि 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल से एक मास्किंग है, स्पेशली इन क्राउडेड क्लोज्ड स्पेसेस, वहां ज्यादा फैलती है कोविड, वो जानकारी हमारे पास है। दूसरा है टू सैनिटाइज योर हैंड्स रेगुलरली, नॉट ओनली यू गेट बेनिफिट फॉर कोविड बट सेवरल अदर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और तीसरा है कि जो इन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया, अब तो as Ganguly साहब said, easily available है, people should come forward and take the booster dose. ओके, चलिए, तो अंत में यही कहेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने अब तक अपने लिए बूस्टर डोज नहीं ली है तो आपको लगवा लेनी चाहिए। और हाँ, बाहर निकलें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज, जी हाँ, ये आपको बिल्कुल करते रहना है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एक बार फिर से अपने रूटीन में ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।